हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। आज से हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा है चैप्टर नंबर 1, वर्ब बेसिक। बेसिक से स्टार्ट करके हम डे बाय डे एक चैप्टर कवर करेंगे और कोशिश करेंगे विद इन 30 डेज आपका पूरा ग्रामर खत्म हो जाए। हालांकि टारगेट तो मेरा 20 डेज का है, बट 30 इसलिए कि कभी कभी कुछ अर्जेंट काम की वजह से वीडियो नहीं बन पाता है। तो हम विद इन 30 डेज पूरी इंग्लिश ग्रामर कवर करेंगे। ये आपके जो एसएससी का एग्ज़ाम हो गया या फिर जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, सारे एग्ज़ाम्स में यूज़फुल है। एनटीपीसी, रेलवे और आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, एवरी एग्ज़ाम जहाँ भी इंग्लिश ग्रामर आती है, बेसिकली स्कूल एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में, यूपीएससी में भी, मेंस में, आरपीएससी में, मेंस में, तो सब में यूज़फुल है। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर, जिससे मुझे अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो से कोई इम्प्रूवमेंट भी कर लूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। वर्ब। वर्ब का कार्य क्या होता है? होना दर्शाता है, कुछ कार्य कर रहे हैं, जैसे चलना वर्ब है, ईटिंग, साइकिलिंग, रनिंग, दिस ऑल आर वर्ब। वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। वर्ब को दो भागों में बांटा जा सकता है। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ दो आएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। वर्ब को दो भाग में बांटा जा सकता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और सेकंड है मेन वर्ब। ठीक है, तो वर्ब दो भागों में बांटा जा सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं? जो जो वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब सीधी बात है, जो मेन वर्ब का कार्य ना करे उसको क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब के भी दो टाइप होते हैं, मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स आपने पढ़े होंगे। मॉडल्स मॉडल्स जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, जैसे कैन, कुड, मे, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, एक्सेट्रा। लेकिन जो नीड, डेयर और यूज टू है, इनको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। याद रखना, ये तीन, बाकी ये सब तो सिर्फ मॉडल्स हैं, लेकिन नीड, डेयर और यूज टू को हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और इसमें से नीड और डेयर तो मॉडल और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। नीड और डेयर ये किसका? मॉडल का भी कार्य करते हैं और मेन वर्ब का भी कार्य करते हैं। और यूज टू मॉडल और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। ठीक है, कैन, कुड, मे, शुड ये सब सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स का काम करते हैं, लेकिन नीड और डेयर ये मॉडल का भी काम करते हैं, और एज अ मैन वर्ब भी हमें यूज कर सकते हैं। यूज टू को हम मॉडल की तरह भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? फॉर एग्जांपल बी, डू, हैव, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। तो मेन वर्ब क्या है? जो मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं, जैसे वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड, तो ईटिंग इज मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? वे वर्ब्स जो अन वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट और टू। ये सब क्या हैं? ये सब मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। शी कैन रन फास्ट, कैन इज मॉडल। यू शुड स्टडी इंग्लिश, ये क्या हो गया? ये तो मॉडल हो गया। और स्टडी ये हो गई मेन वर्ब। ऐसे ही कैन हो गया यहाँ पे सिर्फ मॉडल, बट रन हो गया मेन वर्ब। नाउ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, यूज टू, नीड,
डेयर। इसमें तीन ही याद रखनी है मार्जिनल और ऑक्सिलरी वर्ब में, यूज टू, नीड एंड डेयर। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। ऐसे मॉडल्स जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब, नीड एंड डेयर और एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है, क्या कहलाते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। तो इसमें ना स्लीपिंग और यूज टू आ रहा है, तो हमें बताना है कि इसमें मेन वर्ब कौन सी होगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी। तो एम होगी इसमें हेल्पिंग वर्ब, और यूज टू किसकी तरह इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव की तरह। स्लीपिंग हो गया जीरंड। आई नीड यू, नीड मीन्स ये क्या होगा, ये होगी हमारी मेन वर्ब। यू नीड नॉट कम। अब यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं यूज टू, नीड और डेयर, ये मॉडल की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं और मेन वर्ब की तरह भी। अब क्योंकि इस सेंटेंस में यू नीड नॉट टू कम आ चुका है, तो यहाँ पे ये अब मेन वर्ब नहीं रही, यहाँ पे ये एज अ मॉडल ही यूज हुई है, और या फिर क्या कह सकते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। मेन वर्ब क्या है, कम, ये है हमारी मेन वर्ब। नेक्स्ट इज शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट। अब देखो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कम भी आया है, डेयर भी आया, तो डेयर मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन डेयर, कम से पहले क्या आया है, टू आया है, तो ये टू कम मीन्स हो गया इन्फिनेटिव, इसीलिए अब ये मेन वर्ब नहीं रही, अब डेयर हो गई मेन वर्ब। याद रखना, अगर किसी भी वर्ब से पहले टू आ जाता है तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। यहाँ कम से पहले टू नहीं है, इसीलिए इसको हमने मेन वर्ब की तरह यूज किया है। आई डेयर नॉट टू नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। अब एंटर से पहले टू नहीं है, दैट मीन्स एंटर इज अ मेन वर्ब। इफ एंटर इज मेन वर्ब देन देयर इज हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं, कुछ रूल्स हैं। रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में आपको एरर डिटेक्ट करने के लिए आएगा, तो अगर आपको रूल्स याद होंगे तो एरर निकालने में ना आसानी रहती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता, याद रखेंगे। हाँ, ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज एज अ मेन वर्ब नहीं करते। मेन वर्ब में सिर्फ तीन ही हमने पढ़ी है, कौन कौन सी, नीड, यूज टू एंड डेयर। इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड वर्क हार्ड, तो यहाँ पर शुड क्या है, शुड इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वर्क हो गया। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन एंड लिफ्ट, कैन इज हेल्पिंग वर्ब, लिफ्ट इज मेन वर्ब। रूल नंबर सेकंड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में एस या ईएस नहीं होता। लाइक कैन का कैंस नहीं होगा। इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसकी फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन हेल्प यू, तो शी कैन, अगर शी कैन की जगह दे कैन भी आता, दे कैन हेल्प यू, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को हमने चेंज नहीं किया है। ये हमेशा, ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसको कभी चेंज नहीं करते, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, यू शुड अंडरस्टैंड, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हमेशा मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। वो सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल में चेंज नहीं होगी। ऑट एंड यूज्ड के बाद टू इंफिनिटिव टू बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में यूज होता है। यहाँ प्लस आएगा, टू को हम बेस फॉर्म के रूप में यूज करते हैं, इंफिनिटिव। ought to, used to, we ought to respect our parents, we used to come late। तो यहाँ टू किसी, अगर ought आपको यूज, ought मॉडल ought या यूज दिख रहा है
तो हमेशा उसके बाद आपको टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस इतना सा रूल है कि ought या फिर यूज्ड हो तो उसके साथ हमेशा टू आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, नाउ यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो उसके कुछ यूजेस हैं वर्ब्स के, कैन एंड कुड। कैन का प्रयोग पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, सामर्थ्य, क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी यानी कि भूतकाल की शक्ति, योग्यता, सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, प्रेजेंट में he could I could not come yesterday, ये पास्ट में तो कैन की जगह कुड होगा। रूल टू, कैन का प्रयोग एज अ परमिशन, यू कैन गो नाउ, यू कैन नॉट एंटर माई रूम, तो क्या हो गया, परमिशन, जाने की परमिशन दी जा रही है, अंदर नहीं आने के लिए बोला जा रहा है। कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी कैन मेक अ मिस्टेक, तो कोई भी गलती कर सकता है, तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि गलती किसी से भी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी होती है। पुट का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी करने के लिए किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी, तो रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, इसमें कुड का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि ये बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी हो गई, दैट्स व्हाई वी यूज कुड। कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने के लिए किया जाता है और कुड का प्रयोग औपचारिक निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैन आई टेक योर स्कूटर, तो ये तो हम जनरली अपने दोस्तों से ही कहेंगे। और अगर हमें किसी मीटिंग में मिलना है या किसी फेमस पर्सनैलिटी से मिलना है, किसी पॉलिटिशियन से मिलना है, तो औपचारिक निवेदन करना पड़ेगा। सो कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, ठीक है, अगर कैन आया है तो वहां पर दोस्ताना निवेदन आएगा, लेकिन कुड आया है तो औपचारिक निवेदन आएगा। एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ ना करें, क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सुपर प्लस हो जाएगा ऐसे में सेंटेंस। आई कैन नॉट बी एबल टू कम, तो या तो कैन आएगा या एबल आएगा, दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस सुपर प्लस बना देता है। सुपर प्लस का अर्थ होता है मोर देन व्हाट इज नीडेड, यानी कि जरूरत से ज्यादा किसी चीज को बोल देना। तो इस वाक्य का सही फॉर्मेशन क्या होगा, आई कैन नॉट कम टुमारो, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आई विल नॉट एबल टू कम टुमारो, दोनों ही सही है, लेकिन कम कैन और एबल को दोनों को एक साथ नहीं यूज कर सकते, ये हमें याद रखना है। कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है, परंतु कार्य का होना व्यक्त नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुड सिंग वेरी वेल, तो क्या हो गया ये, आई कुड सिंग वेरी वेल, ये वन नहीं है, ये आई है। आई कुड सिंग वेरी वेल when I was young and I was able to perform well at the concert. I could sing very well, तो क्या हो गया, ये एबिलिटी हो गई। when I was young I was able to perform, ability plus action in the past, तो कुछ से हमने सिर्फ क्षमता व्यक्त की, मतलब यहाँ से एबिलिटी व्यक्त की कि हाँ एबिलिटी है, बट परफॉर्मेंस के लिए हमें एबल वर्ड यूज करना होगा। ओके, कुछ से हम सिर्फ क्षमता व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस भी व्यक्त करनी है तो एबल आएगा उसके साथ, एबिलिटी प्लस एक्शन, देन वी यूज एबल। नेगेटिव वाक्यों में कुड अथवा एबल टू में से किसी एक का प्रयोग हो सकता है। द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, कुड का हो गया, इसकी जगह हम एबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। द डॉक्टर वॉज अनएबल टू सेव द पेशेंट, यहाँ पे आप एबल नॉट मत कर देना, द डॉक्टर वॉज नॉट, या तो फिर नॉट एबल आएगा, वरना तो सही वर्ड क्या होगा, अनएबल। नॉट एबल नॉट इज रॉन्ग। ओके, दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ है, डॉक्टर डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट और डॉक्टर वाज अनएबल टू सेव द पेशेंट। नेक्स्ट है हमारा मे, माइट एंड मस्ट। मे का प्रयोग संभावना, अनिश्चितता
के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इट मे रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है, सो इट मे रेन टुनाइट। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे ऑप्टेटिव मतलब आशावादी, जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं तो मे यू लिव लॉन्ग, तो उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। मे का मतलब हिंदी वर्ड होता है शायद, तो शायद का, जैसे शायद का अनुमान लगाने के लिए कि शायद आज वर्षा हो, शायद आज कोई घर आए, तो उसके लिए मे वर्ड यूज करेंगे। और अगर किसी को आशीर्वाद देना है, कुछ अच्छी बात बोलनी है, तो इसके लिए भी मे यू लिव लॉन्ग मतलब मे का वर्ड उसके लिए भी यूज होता है। और क्या रूल है मे को यूज करने का? यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, शो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो, तो इससे पर्पस का बोध हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट शो दैट वी मे लिव। प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में शो दैट का प्रयोग हुआ है, और इससे पर्पस बोध क्या हो रहा है कि अगर हम खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, तो पर्पस बोध हो रहा है, इसीलिए हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी यानी कि कम संभावना को के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे माइट और मे में डिफरेंस क्या है? मे ज्यादा पॉसिबिलिटी और माइट लेस पॉसिबिलिटी के भाव को व्यक्त करता है। ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। यानी कि ज्यादा होप नहीं है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किया? माइट। अगर हो ज्यादा होप होती तो हम क्या करते? मे का प्रयोग करते, लेकिन ज्यादा होप नहीं है, आई डू नॉट हैव मच होप, इसीलिए माइट का प्रयोग किया है। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है मे यूज करने का? मे या मस्ट यूज कर, अब मस्ट का है। अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट आएगा। तो 3 डिग्री हो गई, माइट, मे एंड देन मस्ट। सबसे कम संभावना, उससे ज्यादा संभावना, सबसे ज्यादा संभावना। ठीक है। He stays in 5-star hotels and travels by flight. He must be very rich. तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते, इस सेंटेंस के साथ आप might का यूज नहीं कर सकते कि he might be very rich. No, क्योंकि भाई 5 स्टार होटल्स में रह रहा है, ट्रेवल कर रहा है फ्लाइट में, तो अमीर होगा ही। इसीलिए क्या करेंगे? इसीलिए किस वर्ड का यूज करेंगे? मस्ट का। अभी जैसे कोई घर आ रहा है तो उसके लिए हम ही माइट बी कम, तो मतलब बहुत लेस पॉसिबिलिटी है आने की। ही मस्ट बी कम तो मतलब वो आएगा ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। ये प्रश्नात्मक गलत लिखा हुआ है। मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वाटर, मे आई सॉरी मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई ड्रिंक वाटर। ये सब वर्ड आपने स्कूल में यूज किए होंगे। सो मे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सम्मान के साथ निवेदन के प्रश्नार्थक वाक्यों में। ठीक है। मे एंड माइट के साथ पॉसिबिलिटी, लाइकली का प्रयोग ना करें, क्योंकि दोनों संभावना दर्शाते हैं कि भाई मे का मतलब ही होता है शायद, तो उसके साथ आप पॉसिबली और लाइकली करेंगे तो सुपर प्लस हो जाएगा सेंटेंस। ओके, तो इसलिए जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो शायद में पहले मे ही हम यूज कर रहे हैं, उसके साथ हम लाइकली और पॉसिबली नहीं यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी मे पॉसिबिलिटी कम टुमारो। सो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया ये सेंटेंस, क्योंकि इसमें मे भी हो गया और पॉसिबली भी हो गया। वी मे कम टुमारो इज राइट। वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ये भी राइट है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ पॉसिबली यूज किया है, इसमें सिर्फ मे यूज किया है, और ये सेंटेंस कैसा हो गया? सुपर प्लस हो गया। नेक्स्ट हमारा मॉडल है शैल एंड विल। तो शैल एंड विल को यूज करने के रूल क्या है? रूल नंबर 1, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू द कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी। आई है तो शैल आएगा, ही के साथ ही, शी के साथ विल। आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं।
बाकी के साथ विल का यूज़ करते हैं। इसको याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ विल को यूज़ करना क्या है, स्वीकार्य है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अभी भी आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर नॉर्मल सेंटेंस है लाइक दिस वन, इसमें आप शैल की जगह विल का यूज़ करोगे तो मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये आपका सेंटेंस सही है। बट अगर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल विल आई गो, ये गलत है। शैल आई गो, ये सही है। तो याद रखेंगे इंटेरोगेटिव में आप आई और वी के साथ शैल का यूज ही करोगे, विल का यूज नहीं कर सकते। नोट, शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही शी इट दे के साथ कमांड, आदेश, प्रॉमिस, वादा, थ्रेट, धमकी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, कंपल्शन, अनिवार्यता, एंड एडवाइज, सलाह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, कमांड के लिए कैसे यूज करेंगे शैल का, यू शैल लीव द रूम एट वंस। किसी को कमांड, वो आदेश दे रहे हैं कि तुम अभी के अभी एक एक क्षण में कमरे को छोड़ दो, तो उसके लिए हम शैल का। प्रॉमिस, यू शैल बी रिवॉर्डेड। प्रतिज्ञा या वादा के लिए भी हम शैल का यूज कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू कम वॉट माई, आई और वी है तो मे विल का यूज करेंगे। याद रखेंगे ये, याद रखने का तरीका क्या, ये चेंज हो गया। इन नॉर्मल सेंटेंस आई और वी के साथ क्या यूज होता है, शैल। और बाकी सेंटेंस के साथ क्या, आई और वी के अलावा जो अदर होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, विल। बट अगर कंडीशन कमांड देने की है तो रिवर्स हो जाएगा, तो आई और वी के साथ क्या यूज होगा, विल, और अदर के साथ क्या यूज होगा, शैल, ठीक है। अब ये याद रखना क्यों जरूरी है, अगर क्वेश्चन आ गया आपका ये इन योर एग्जाम, यू शैल लीव द रूम एट वंस, आप देखोगे अच्छा सेल ये गलत है, नो। आप आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, फिर उसको एनालाइज करना है, अच्छा इसमें कमांड दी जा रही है, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज राइट। प्रॉमिस, यू शैल बी रिवॉर्डेड, आप किसी को बोल रहे हो कि तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो प्रॉमिस कर रहे हैं आप, तो वहाँ शैल आएगा ना कि विल। यू विल बी रिवॉर्डेड गलत हो जाएगा इसमें, अगर प्रॉमिस के सेंस में हमने लिया है। अगर थ्रेट किया जा रहा है, किसी को धमकी दी जा रही है, तो भी हम अदर के साथ शैल का यूज करेंगे, एंड आई एंड वी के साथ क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। तो टी पासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, आई विल पनिश यू, तो यहाँ आई शैल पनिश यू नहीं आएगा, आई विल पनिश यू आएगा। डिटर्मिनेशन, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, तो उसके लिए क्या डिटर्मिनेशन हो, तो उसके लिए भी। ये रूल याद रखने, कौन कौन से केसेस के लिए हम रिवर्स में यूज करते हैं शैल और विल को, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन एंड कंपल्शन। यू शैल बी हियर बिफोर 5 PM फॉर द मीटिंग, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क। सो कंपल्शन है, मुझे ये काम करना ही करना है, ठीक है। 5 कंडीशंस हैं, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन एंड कंपल्सन। इनमें जो हमारे सेल और विल हैं उनका रिवर्स यूज होता है। लेट शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग में भी शैल का यूज होता है। लेट अस डांस टुगेदर शैल बी, तो इनमें जो क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस होते हैं जो इससे स्टार्ट हो, लेट अस या लेट्स से, तो उसमें शैल का यूज होगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वी है, क्योंकि अस के साथ वी ही आता है, और आई और वी के साथ हम वैसे भी शैल का यूज करते हैं, ठीक है। ये याद रखने की इतना कोई ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि अस से ही हमें समझ में आ जाएगा। शैल का प्रयोग सजेशन, सुझावों को व्यक्त करने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। शैल बी टॉक टू द मैनेजमेंट, तो सजेशन नहीं है और इंटेरोगेटिव है, क्या हमें मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, तो इंटेरोगेटिव है प्लस सजेशन है, इसीलिए हम शैल का यूज करेंगे।
शैल एंड विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो उसमें शैल और विल का प्रयोग नहीं होगा। ही होप दैट ही वुड पास द टेस्ट, वहाँ किसका प्रयोग होगा? वुड का प्रयोग होगा, ना कि विल का, क्योंकि पास्ट से शुरू हो रहा है। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो विल शैल नहीं, वुड और शुड का प्रयोग होगा। दरअसल ये नियम तब भी लागू होता है जब विल शैल के स्थान पर कोई और मॉडल या वर्ब हो, क्योंकि पास्ट है तो सेकंड फॉर्म आता है, कैन की जगह भी हम वुड का यूज करते हैं, तो ऐसे ही शैल और विल की जगह वुड शुड का यूज करेंगे। He said that he is was coming, तो he is नहीं आएगा, यहाँ he was आएगा सिर्फ, ठीक है। नोट, ये नियम तब लागू नहीं होता जब वाक्य क्या हो? यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, इडियम या फ्रेजेस हो। तो ही सेड दैट सन इज अ स्टार, तो ये सही है, यहाँ सन वॉज अ स्टार नहीं आएगा। आवर टीचर टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज राइट। यहाँ भले ये सेकंड से पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, बट ये जो लाइन है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर वो कार्य भविष्य में एक की बाद एक हो और दूसरा कार्य, ये अगर वो की जगह अगर दो है। अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल पास्ट टेंस में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। इसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की आदत की वजह से हम पहले कार्य को भी सिंपल फ्यूचर में प्रयोग कर लेते हैं। तो ये एक नोट है जिसे याद रखेंगे कि अगर दो कार्य होने हैं तो पहला सिंपल प्रेजेंट में होगा, दूसरा फ्यूचर में होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम सोचते हैं ना, अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, तो उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इन आवर माइंड, तो हमें लगता है कि अगर मैं आऊंगी यानी कि फ्यूचर है। सो हम क्या इसको ट्रांसलेट करते हैं, इफ आई विल कम आई विल मीट यू, बट ये गलत हो जाता है। इंग्लिश में इसको यूज करने का तरीका है, आपका फर्स्ट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, देन सिंपल फ्यूचर। सो इफ आई कम आई विल मीट यू, ठीक है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित शब्दों को देखें, इनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। कौन कौन से वर्ड हैं ऐसे? इफ, एज soon as, in case, provided, unless, until, before, after, when, ये कुछ वर्ड हैं, इनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। ये याद रखने वाली बात है कि ये तरीके होते हैं एरर डिटेक्ट करने के, जब एग्जाम में एरर डिटेक्ट करना हो। वुड, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, आई वुड गो टू स्कूल बाई साइकिल, ठीक है। वुड का प्रयोग प्रेफरेंस, पसंद या प्राथमिकता, चॉइस, पसंद चुनाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में रेदर का भी प्रयोग होता है। जब दोनों विकल्प का उल्लेख हो तो देन का भी प्रयोग होता है। ही वुड रेदर डाई देन बैग, आई वुड रेदर टेक टी। तो वुड का प्रयोग किसमें होता है? प्रेफरेंस में। इसमें प्रेफरेंस क्या, मैं मरना पसंद करूंगा, बैग यानी भीख मांगने की जगह। और जब दोनों विकल्प हो तो देन का, क्योंकि इसमें दो विकल्प थे इसलिए देन का यूज हुआ है। इसमें सिर्फ एक ही विकल्प है, आई वुड रेदर टेक टी। अगर यहाँ पे दो विकल्प होते तो हम देन का यूज कर सकते, देन कॉफी, ठीक है। अगर कॉफी का विकल्प होता तो वी यूज देन ऑल्सो, ओके। अगला रूल क्या है वुड को यूज करने का? अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से हो तो वाक्य पास्ट में ही रहेगा, और विल का पास्ट वुड होता है। ही होप दैट ही विल ही, तो ही की विल नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? ही वुड पास। वुड, यूज टू एंड वन एवं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए भी होता है। लेकिन वुड का प्रयोग पास्ट रूटीन के लिए तब ना करें जब वह रिस्टेटिव यानी अवस्था दर्शाने वाले हों, जैसे बी, नो, लव, एक्सेट्रा। या फिर शुरुआत में कोई पास्ट एक्शन का उल्लेख हो तब वुड का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को।
I used to go to school by bus. I would return on foot. We played for hours before returning home. तो I used to go verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी. I would return verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी. We played for hours. ये क्या है? ये सेकंड फॉर्म. बिफोर रिटर्निंग होम. अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है? क्योंकि ये पास्ट दर्शा रहे हैं पहले ही, वुड और यूज टू. हमने बताया था ना कि वुड, यूज टू एवं सिंपल पास्ट टेंस तीनों का भी प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है. तो यह भूतकाल के रूटीन एक्शन दर्शाए जा रहे हैं. आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस. आई वुड रिटर्न ऑन फुट. मैं स्कूल हम बस से जाता था. आई वुड रिटर्न ऑन फुट. पैदल वापस आता था यानी कि पास्ट रूटीन दर्शा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे वुड का यूज किया है. नेक्स्ट, आई वुड लव चॉकलेट व्हेन आई वाज किड. यहाँ पर लव आ गया है तो वुड का यूज नहीं होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं जहाँ वर्ब स्टेटिव हो, अवस्था दर्शाने वाली हो, उसको नहीं. क्योंकि यहाँ अवस्था क्या दर्शाई जा रही है? किड. किड क्या एक अवस्था है और लव आ गया साथ में, तो यहाँ पर तो वुड का यूज नहीं होगा. आई वुड गो टू स्कूल बाई बस व्हेन आई वॉज अ किड. यहाँ पे किड बता दिया गया यानी कि अवस्था दर्शा दी गई, तो वुड का यूज नहीं होगा. यहाँ पे यूज टू का हो सकता है. आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस व्हेन आई वाज किड. ओके. स्टैटिक वर्ब वार्क, ये बताया गया कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड था उसमें स्टैटिक वर्ब थी और थर्ड में शुरुआत में कुछ नहीं है जिससे पास्ट रूटीन का एहसास हो, इसीलिए हमने यहाँ पे वुड का यूज गलत है. नेक्स्ट, वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट की पूरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्य के प्रिंसिपल क्लॉज में होता है. हम अगर किसी चीज की कोई कल्पना कर रहे हैं, पास्ट का हो या प्रिंसिपल का हो, प्रेजेंट का हो, तो उसमें हम उसके प्रिंसिपल क्लॉज में किस चीज का यूज करेंगे? वुड का. ये होता है प्रिंसिपल क्लॉज. इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई. ठीक है, ये कल्पना है कि अगर पक्षी होता तो क्या यूज करेंगे? वुड. अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग करें. आई विश आई वर अ वर्ड. यहाँ पे और यहाँ में क्या अंतर है? अगर मैं वर्ड होता तो मैं उड़ता. ठीक है, यहाँ पे अवस्था है अभी भी, यहाँ पे अभी भी उसी में आई विश आई वर अ वर्ड. आई विश कि मैं एक पक्षी होता, तो अभी भी वर्ड का यूज हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड का यूज किया ना कि वुड का. नेक्स्ट इज इफ आई वर यू. अब यहाँ हो गया अगर मैं तुम होता. आई वुड नेवर ट्रस्ट हिम. यहाँ वुड का यूज सही है. अगर मैं तुम होता तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता. यहाँ पे होना दूसरे सेंटेंस में दर्शाया है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब का यूज दोनों में हुआ है, ना कि वुड का. अगर वाक्य पास्ट से संबंधित हो तो हैड बीन का प्रयोग होगा, तब सेंटेंस का फॉर्मेशन भी अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर आई वुड हैव हेल्प देम. हैड बीन आया है इसीलिए वुड हैव आएगा. ठीक है. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य के काल्पनिक, क्योंकि अगर यहाँ सिंपल पास्ट होता तब सिर्फ वुड आता, यहाँ पर सिंपल पास्ट नहीं है, यहाँ पास्ट परफेक्ट है, हैड बीन है, तो यहाँ पे हैव आएगा उसके साथ. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य के काल्पनिक होने का आभास होता है और इसके साथ वॉज का प्रयोग नहीं होता. आई विश, एज सो, इफ, एज इफ, वुड, दैट, सपोज, तो इनके साथ क्या नहीं होता? इनके साथ वॉज का प्रयोग नहीं होता है इन सेंटेंस के साथ. आई विश, आई विश, आई विश के साथ हम क्या यूज किया था? वर यूज किया. वैसे भी आई के साथ तो हाँ वर ही यूज होता है, ना कि विश, वॉज, आई और वी, क्योंकि वॉज यूज होता है सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ वर यूज होता है, एंड आई को हम एज अ प्लूरल यूज करते हैं.
एज, तो इफ, एज इफ, वुड, दैट, सपोज, इनके साथ वॉज का यूज नहीं होता, ये याद रखना ये चीज। नेक्स्ट, वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, जैसे ही सेड, ही विल गो देयर, ये डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट में उसको चेंज करेंगे, ही सेड दैट ही वुड गो देयर, तो विल का वुड हो गया। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्य में होता है। वुड यू हेल्प मी, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर दो हमें, क्या आप हमारी हेल्प करेंगे, तो वुड यू हेल्प मी, तो इसके लिए हम वुड का यूज करेंगे। और वुड का यूज प्रोबेबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड बी स्लीपिंग। वुड का प्रयोग विश, इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी होता है, जैसे आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून, तो इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश, इच्छा को व्यक्त करने के लिए होता है। आई वुड लाइक टू टॉक, ये वन नहीं है, आई है। आई वुड लाइक टू टॉक टू दी मैनेजर, तो इसमें भी इच्छा व्यक्त की जा रही है कि मैं मैनेजर से बात करना चाहता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज शुड। शुड का प्रयोग सजेशन, सलाह देने के लिए किया जाता है। यू शुड स्टडी इंग्लिश। शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स। शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पज को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, उसको तेज दौड़ना चाहिए वरना उसकी ट्रेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, तो लेस्ट का बाद नेगेटिव पर्पज है कि अगर तेज नहीं दौड़े ना तो ट्रेन छूट जाएगी। नकारात्मक उद्देश्य को अगर व्यक्त कर रहे हैं तो हम शुड का यूज करेंगे। लेस्ट के साथ शुड की वर्ब, शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का के स्थान पर वी वन का प्रयोग हो सकता है। ध्यान रहे कि वी वन के बिना एस ई एस के होगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। टेक केयर लेस्ट यू फेल, हेल्प हिम लेस्ट ही फेल, तो यहाँ पर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी। शुड आएगा तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर हम लेस्ट के साथ शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर ओनली वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें एस या ई एस नहीं आएगा। ठीक है, ये जितने भी नोट है ना इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं नोट में से ही आते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा है ना नॉर्मल रूल से जो थोड़ा सा हटके होता है उससे क्वेश्चन पूछ लेता है वो घुमाने के लिए। ऑट टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वी ऑट टू लव आवर कंट्री, तो इसमें क्या है, इसमें मोरल ऑब्लिगेशन है या फिर ड्यूटी भी है कि हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए, तो क्या ये हमारी ड्यूटी है, तो इसके लिए हम ऑट टू का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मस्ट। मस्ट का प्रयोग कंपल्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक। मस्ट का प्रयोग हमने अभी 3 डिग्री पढ़ी थी ना, माइट में मस्ट, तो मस्ट का प्रयोग कंपल्शन के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग फिक्स डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, पक्का इरादा या संकल्प को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। मस्ट का प्रयोग ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आवर शोल्डर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, तो मस्ट को 3 कंडीशंस में यूज करते हैं, कंपल्शन, फिक्स डिटर्मिनेशन एंड ड्यूटी। नाउ नेक्स्ट इज यूज टू। यूज टू का यूज पास्ट हैबिट, सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM। यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट, यूज टू यानी सेकंड फॉर्म है तो पास्ट हैबिट के लिए होगा, और यूज टू और यूजेस टू प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। he uses to study till 10 PM and then goes to bed, it is wrong. He studied till 10 PM and then goes to bed is right. Okay, तो uses to
यूज टू और यूजेस टू को प्रेजेंट रूटीन एक्शन में व्यक्त करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। किस प्रकार से? अफर्मेटिव में he used to come here, नेगेटिव में he used not to come here, he did not used to come here। दोनों ही सेंटेंस सही है, ये अलग अलग सेंटेंस है। ठीक है, इस नेगेटिव में भी हम यूज टू का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव में यूज्ड ही टू कम हियर, इंटेरोगेटिव में तो यूज आगे आ जाएगा। डिड ही यूज टू कम हियर, अब यहाँ पे यूज्ड टू क्यों नहीं आया, क्योंकि डिड आ गया है। ठीक है, याद रखने का, डिड के साथ आप यूज्ड कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए डिड के साथ यूज आएगा। वर्ब प्लस यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है और ये हैबिचुअल एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हमने यूज किया है, गेट प्लस आईएनजी इज कॉल्ड गेटिंग। कई वर्ब एडजेक्टिव फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है। यहाँ टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, सॉरी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ टू प्रीपोजिशन है और हर प्रीपोजिशन के बाद जीरन आता है। इसका एग्जाम्पल है बी यूज टू, accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, going, given to, taken to, prone to। अब इन सब के बाद जो है, ये जो वर्ड्स हैं जो दिए हुए हैं, इनके बाद टू आ गया। अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा। ये सारी वर्ब याद रखनी है आपको जी, क्योंकि सिर्फ इनके साथ ही ये रूल है, सारी वर्ब्स के साथ ये रूल नहीं है, ये इन फिक्स वर्ब्स के साथ ये रूल है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नहीं होगा में यूज। अगला है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, फॉरवर्ड टू, ये लुक फॉरवर्ड टू। he got used to driving on the right when he was in London। used to आया है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। used to, accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, given to, taken to, prone to, ये सब वर्ड आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी टू के बाद। नेक्स्ट इज डेयर एंड नीड। डेयर दुस्साहस को व्यक्त करता है और नीड जरूरत को। डेयर एंड नीड का प्रयोग मेन वर्ब और मॉडल दोनों के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही नीड्स मी, यहाँ पे ये नीड का यूज कैसे हुआ है, मेन वर्ब, क्योंकि कोई और वर्ब दिख ही नहीं रही है। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, तो क्या हो गया, ये मेन वर्ब की तरह यूज हो गया। नेक्स्ट है यू नीड नॉट कम टुमारो। अब यहाँ कम आ रहा है तो कम हो गया मेन वर्ब, तो ये नीड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ इसमें। मॉडल नीड एंड डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में प्लस पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता। तो नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिव वाक्यों में होता है। तो वन नहीं है, ये आई है, आई नीड हेल्प हिम, तो ये गलत हो जाएगा। आई नीड टू हेल्प हिम, ये सही है। यहाँ पर टू हेल्प इंफिनिटिव है और नीड क्या है, मेन वर्ब। टू आ गया इसीलिए ये इंफिनिटिव में चेंज हो गया, इसीलिए नीड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अगर डे एंड नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो तो उसके बाद टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। ही नीड्स टू वर्क हार्ड, बेस फॉर्म हो गया, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही विल नॉट डेयर टू कम हियर, क्योंकि ये पॉजिटिव वाक्य है।
और अगर नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो नेगेटिव वाक्यों में नीड एवं डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अगर नीड और डेयर का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो उसके बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। आई नीड नॉट कम टुमारो, यहाँ टू नहीं आएगा। ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, क्योंकि हम इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। निवेदन करने के लिए निम्नलिखित मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन से मॉडल का प्रयोग करेंगे और कैसे? जैसे कैन का प्रयोग करते हैं फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर बाइक? कुड का प्रयोग फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह? मे का प्रयोग रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट, मे आई कम इन सर? वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, वुड यू हेल्प मी? ओके, तो ये तीनों ही रिक्वेस्ट चारों ही मॉडल रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं, बट रिक्वेस्ट अलग अलग टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल, कैन में फ्रेंडली रिक्वेस्ट होती है, कुड में फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, मे में रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट होती है, एंड वुड में पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। विभिन्न काल एवं वॉइस में मॉडल्स का अलग अलग यूज होता है। ये मॉडल है तो इंडेफिनेट 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 मॉडल का प्रयोग एक्टिव वॉइस में कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में कैसे होगा? ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट आएगा मॉडल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय सब्जेक्ट। याद रखने का तरीका बस इतना है कि इनडेफिनिट सेंटेंस में मॉडल में क्या लगा देते हैं? प्लस बी लगा देते हैं। बाकी जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का रूल होता है वो वही रहता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको एक्टिव पैसिव चेंज करना के रूल्स जो है वो अच्छे से समझा देंगे। कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, तो इसमें नो चेंज होता है, क्योंकि हमें पता है कॉन्टिन्यूस चेंज जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें पैसिव वॉइस में कोई चेंजेस नहीं होता। परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें क्या होगा? इसमें सेम चेंजेस होगा। इसमें भी ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इनडेफिनेट में बी होता है मॉडल के साथ, और परफेक्ट में, क्योंकि परफेक्ट में हैव होता है तो हैव के साथ हैव बीन में चेंज हो जाता है। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता। उसमें एक्टिव वॉइस में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस फोर एन सिंस प्लस टाइम। और यहाँ पे पैसिव वॉइस में नो चेंज होता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होते हैं उसमें एक्टिव का अगर आप पैसिव से चेंज करोगे तो कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ऊपर दिए गए सभी फॉर्मूले को देख लिए, आप पाएंगे कि मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है। मॉडल्स का प्रयोग परफेक्ट में नीचे दिए गए फॉर्मूला को देखें और उसके विशेष अर्थ में भी उदाहरण देखें। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कई बार हम मॉडल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे शुड हैव कम, कुड हैव गॉन, नीड नॉट हैव सीन। तो वाक्य में एक छिपा हुआ अर्थ भी होता है और वाक्य के विपरीत होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड स्कोर गुड मार्क्स मीनिंग आई हैड द एबिलिटी। मैं अच्छे मार्क्स ला सकता था, मतलब मेरे अंदर एबिलिटी थी। I could have scored good marks, hidden meaning I didn't score though I had the ability. I could score good marks meaning I had the ability, but अगर I could have scored good marks आ गया, could have प्लस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो एक हिडन मीनिंग भी दिखाई देगा। You should work hard
तो जस्ट अ सजेशन है कि यू शुड वर्क हार्ड, बट यू शुड हैव वर्क हार्ड मीन्स यू डिडंट, तुम नहीं कर रहे हो। इसीलिए अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को ही, मतलब अपने कलीग को अगर बोल रहा है तो क्या बोलेगा, यू शुड वर्क हार्ड। बट अगर किसी का मैनेजर उसको बोल रहा है एम्प्लॉय को, तो क्या बोलेगा, यू शुड हैव वर्क हार्ड। ओके, तो क्योंकि उनका हिडन मीनिंग क्या होगा, यू डिडंट, यानी कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। याद रखिएगा, अगर शुड हैव वुड हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो कोई क्या होगा, कोई हिडन मीनिंग भी होगा। अगर मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसमें कोई हिडन मीनिंग होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स डू, हैव, बी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। डू के फॉर्म्स होते हैं डज, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड डन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई डू माई वर्क, तो क्या हो गया, ये डू की फर्स्ट फॉर्म हो गई। डिड आई नॉट नोइंग हिम, तो डिड साथ आई आ गई। डिड डिड क्या हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई। और यहाँ पे नो आ गया है, तो ये तो डू यहाँ पे हुआ था यूज एज अ मेन वर्ब, बट क्योंकि नो आ गया है तो अब ये हो गई मेन वर्ब। तो अब ये किससे यूज हुआ है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। हैव की फॉर्म इस प्रकार है, हैज, हैव, हैड की ये फर्स्ट फॉर्म है, और हैड सेकंड फॉर्म, और हैड थर्ड फॉर्म। हैव का प्रयोग पोजेशन दर्शाने के लिए किया जा सकता है। आई हैव अ कार, तो यहाँ पर हैव कैसे यूज हुआ है, एज अ मेन वर्ब। हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। आई हैव नॉट सीन, यहाँ पे सीन आएगा। आई हैव नॉट सीन हिम, तो यहाँ पे हैव कैसे यूज हुआ है, एज अ हेल्पिंग वर्ब, और सीन एज अ मेन वर्ब। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैड यूज हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब और वेटिंग एज अ मेन वर्ब। हैव प्लस इनफाइनाइट का प्रयोग फोर्स्ड एक्शन यानी दबाव में कार्य करना दर्शाने के लिए होता है। आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू वेक अप अर्ली, आई हैव टू गो, तो यहाँ पे फोर्स्ड एक्शन दिखाए जा रहे हैं, तो हम हैव के साथ टू का प्रयोग करेंगे। शी हैड टू लीव हर जॉब, फोर्स्ड एक्शन है। बी के फॉर्म्स इस प्रकार हैं, बी इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। तो बी इज, एम, आर इज फर्स्ट फॉर्म, वॉज, वर इज सेकंड फॉर्म एंड बीन इज सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में इनका यूज कैसे होता है, आई एम अ डॉक्टर, एम यूज एज अ मेन वर्ब। ही वॉज वर्किंग हार्ड, वॉज इज using as a helping verb, but working is using as a main verb. He has been to London, has is used as helping verb or been as main verb। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है, ये वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एस या ईएस वाक्य में सेंटेंस के अनुसार या फिर मतलब ऐसे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। और ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाते हैं। आई नो यू, नो इस फर्स्ट फॉर्म, आई न्यू यू ये प्रेजेंट में है तो फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। सेकंड फॉर्म पास्ट में तो हमने सेकंड फॉर्म यूज किया, आई न्यू यू। आई हैव नोन यू फॉर 2 years, हैव आ गया, परफेक्ट टेंस हो गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया है, तो ये क्या है यहाँ पे, नोन इज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब वाक्य में टेंस के अनुसार विभिन्न फॉर्म्स में प्रयुक्त होते हैं या परिवर्तित होते हैं। तो इस तरह हमारा चैप्टर हो गया वर्ब कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। क्योंकि इस पीडीएफ में थोड़े से आपको पता है थोड़ी सी गलतियां हैं, तो
पढ़ाते टाइम वो अमेंड कर दी गई हैं, वो ठीक कर दी गई हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं रहा है अब, इतना ज़्यादा इस पर रेड मार्कर चल गया है। अगर फिर भी आप लोगों को एक बार रिवीजन के लिए चाहिए तो आप आईएएस स्टडी विथ सौम्या हमारा चैनल है, सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लोगो होगा उसका आईएएस आईपीएस फैक्ट्री करके, तो आप उसे देख सकते हैं। और आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया, ठीक है। और हम प्रैक्टिस सेशन भी अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने ये वर्ब चैप्टर चैप्टर पढ़ाया, आप उसे रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कल हम इसका प्रैक्टिस सेशन करेंगे। अब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, साथ ही उसका रिवीजन करेंगे, और साथ ही जो हमने इंग्लिश ब्लैक बुक से अपनी ईडियम फ्रेजेस और OWS सिनोनिम एंटोनिम्स वोकैब जो कंप्लीट किया है, उसके प्रैक्टिस सेशन भी अब हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एग्जाम में याद रहने के लिए। तो चैप्टर्स जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। और मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बाय बाय।